आलमी किताब मेले के 7वें रोज़ कौमी उर्दू कौंसिल के स्टॉल पर आप सबका इस्तकबाल है। आज के दिन का ये तीसरा मुज़ाकरा है जिसका मौजू है यूनानी और उर्दू के फ़िक्री और तहज़ीबी रिश्ते। कौमी उर्दू कौंसिल जहाँ समाजियात, माशियात, रियाज़ियात, साइंस जैसे मौजू पर किताबें शाये करती है, वहीं तिब भी उसका पसंदीदा मौजू है। इसलिए आज के इस मुज़ाकरे का उन्वान ये रखा गया है। बाहैसियत पैनलिस्ट शामिल हैं डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब, प्रोफ़ेसर शब्बीर साहब, प्रोफ़ेसर अब्दुल वदूद साहब। डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब का जितना तिब से रिश्ता है उतना ही उर्दू से भी है। आप मशरक़ी यूपी के ज़िला बस्ती से रहने वाले हैं। काज़ी अदील अब्बासी साहब को शायद दुनिया बखूबी जानती है। ज़मींदार रिसाले के ज़मींदार के वो एडिटर भी रह चुके हैं। सैयद साहब की तालीम गोरखपुर से की है। बीएससी और बीएमएस करने के बाद यूनानी कौंसिल सीसीआरयू में मुलाजमत का आगाज़ किया। बाद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के यूनानी शोबा से वाबस्ता हो गए। फिर सफ्दरजंग अस्पताल के यूनानी शोबे के सरबराह की हैसियत से सुबुकदोश हुए। अब वो दरियागंज में अपना यूनानी दवाखाना चला रहे हैं। ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमें भी आप चलाते हैं। आलमी योम उर्दू के नाम से एक रिसाला भी निकालते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, गुजारिश है आप ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफ़ेसर अब्दुल वदूद साहब। आपका ताल्लुक़ मऊ आज़मगढ़ से है। इन्होंने बीएमएस और एमडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने वहीं से एमए भी किया है। अब्दुल वदूद साहब NIUM बंगलौर से बाहैसियत डायरेक्टर वाबस्ता थे। अब प्रोफ़ेसर के तौर पर जामिया हमदर्द में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखते हैं। उर्दू में कुछ काबिल ज़िक्र किताबों में अशराहुल अदविया और अस्माउल अदविया काबिल ज़िक्र हैं। अंग्रेज़ी में इनकी एक मशहूर किताब है सिंगल ड्रग्स। सर, आपका इस्तकबाल है, गुजारिश है आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफ़ेसर शब्बीर अहमद साहब। इन्होंने IHCA चेन्नई से पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के मौजू पर PG डिप्लोमा हासिल किया है। इसके अलावा MD कुल्लियात व इल्मुल अमराज़ के मौजू पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। कई कमेटियों के मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनार में पेपर्स भी पेश किए हैं। फ़िलवक्त आप डिपार्टमेंट ऑफ तशरीहुल बदन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल करोल बाग में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इस मुज़ाकरे के नाज़िम हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल, नौजवान स्कॉलर हैं। उन्होंने जामिया हमदर्द से BMS और NIUM बंगलौर से MS किया है। फ़िलहाल डिपार्टमेंट ऑफ तशरीहुल बदन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग में बाहिसत असिस्टेंट प्रोफ़ेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका इस्तकबाल है, गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फिर ये भी आपसे गुजारिश है कि इस मुज़ाकरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। हाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काबिल एहतराम पैनलिस्ट इकराम भाई ने इस्तकबाल कर लिया। मेरी तरफ़ से आप लोगों को यहाँ पर खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नहायत अहम, हसास और एक फ़िक्री मौजू पर गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं, और वो मौजू है उर्दू में यूनानी तिब, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तनाजुर में। ये मौजू महज ज़बान या निसाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी तहज़ीब, इल्मी रिवायत, शनाख्त, तहक़ीक़, रोज़गार, तदरीस और मुस्तक़बिल की इम्कानात से भी जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं सर कि तिब्बी यूनानी की तारीख़ बहुत कदीम है। तिब्बी यूनानी यूनान से शुरू होती है। उसने मुख्तलिफ़ अदवार तय किए, मुख्तलिफ़ जगहों पर क़याम किया। जहाँ जहाँ भी गई वहाँ की ज़बानों को, उसकी तहज़ीबों को अपने दामन में समेटा और उसका हिस्सा बनी। जब बरसग़ीर और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में ये तिब्बी निज़ाम में उर्दू एक ऐसी ज़ुबान थी जिसको इसने अपने दामन में समोया।
और उर्दू न सिर्फ इस निज़ाम की रूह बनी बल्कि उसका ज़रिए तालीम बनी और उसका फ़िक्री सरमाया भी रही है। ये उर्दू ही थी जिसने तिब्बी यूनानी को हिंदुस्तान में न सिर्फ मकबूल बनाया बल्कि काबिल फ़हम बनाया और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ पर नई तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बान में तालीम पर ज़ोर देती है, डिजिटल लर्निंग फ़रोग़ पा रही है, इशाअत और तहक़ीक़ के नए दरवाज़े खुल रहे हैं और नए रोज़गार के ज़राए भी मुहैया हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या उर्दू में तिब्बी यूनानी की तालीम आज भी उतनी ही ज़रूरी है? क्या उर्दू ज़बान सिर्फ़ ज़रिए तालीम थी या एक तहज़ीबी वर्सा भी है? और क्या हम उर्दू, यूनानी तिब और जदीद साइंस के दरमियान हम आहंगी पैदा कर सकते हैं? आज का ये पैनल डिस्कशन इन्हीं सवालात के का जवाब तलाश करने की संजीदा कोशिश है। हम यहाँ न सिर्फ मसाइल पर बात करेंगे बल्कि हल और इम्कान और साथ में मुस्तकबिल की समत में भी गुफ्तगू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये नशिस्त सिर्फ मुकालमा नहीं होगी बल्कि एक तहरीक साबित होगी। मैं एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। सर, हम बाकायदा शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है सर आपसे, डॉक्टर सैयद अहमद सर से, कि सर क्या उर्दू महज तिब्बी यूनानी के लिए एक ज़रिए तालीम है या उर्दू और तिब्बी यूनानी का हिंदुस्तान की सकाफ़त और तहज़ीबी रिवायत में भी हिस्सा है? असल में उर्दू ज़बान जो है वो अपने मुल्क में एक राब्ता की ज़बान के तौर पर समझी जाती है। इत्तेफाक यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुलाजमत में रहा हूँ, तो अमली तौर पर जो हमने देखा, नॉर्थ इंडिया से हट करके साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कहीं गए तो राब्ते की ज़बान के तौर पर हम उर्दू इस्तेमाल किए और हमारा खैर मकदम हुआ, हम एक दूसरे को समझे करीब से भी। तो दरअसल उर्दू जो है ये मैं समझता हूँ जहाँ तक हिंदी के बाद बड़ी राजभाषा का दर्जा रखती है। जिस तरीके से हिंदी राजभाषा है ऐसे ही उर्दू भी। तो इसमें तिब्बी यूनानी का जो मामला है, तमाम तर सरमाए जो है आज की तारीख़ में जिसको हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं अपनी नस्लों को, तो वो ज़बान उर्दू ही है। और इसमें जैसा कि आपने पहले ज़िक्र किया कि जाहिर है कि यूनान से घूमते टहलते हिंदुस्तान में एक बड़ी हैसियत के तौर पर तिब्बी यूनानी यहाँ ज़िंदा है। एक पूरा सिस्टम है। तकरीबन 60 कॉलेज या उससे ज़्यादा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIM, जिसके सरबराह हमारे अब्दुल वहाब साहब रहे हैं, प्रोफेसर। और CCRUM जो है तहकीकी इदारा बहुत पहले से ही है जी। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है तिब्बी यूनानी यहाँ कायम है। बिल्कुल। तमाम सारे सूबों में मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा जो है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल से बड़े, उनमें भी इसकी OPDs हैं या मेडिकल सेंटर के तौर पर कायम है वहाँ। और कोलैबोरेशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है एक दूसरे से। और अभी ताज़ा मामला जो आया है ये अफ़गानिस्तान में भारत सरकार ने एक MOU हुआ है, हम सब जानते हैं, भी गुज़रा। तो ये तो बातें खैर तिब्बी यूनानी की जो अहमियत है और उसमें उर्दू की ज़बान का इस्तेमाल जो हो रहा है वो एक तरह से पहले जब CCIM के तहत आते थे हम, जो कॉलेजेस हमारे, तो उस वक्त जो था
उर्दू हाई स्कूल तक लाजमियत रखती थी कि पहले आप साइंस के साथ उर्दू की तालीम से उर्दू भी जानते हो हाई स्कूल तक, जी तो वो लाजमियत ख़त्म हो गई। जो नया कमीशन बना उसमें हमारे लोगों ने कहा कि चूँकि अब जो हमारा यानी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो है उसको एज ए सिलेबस डाल दिया, हाँ ऐसे मजमून। जी उसको जिस तरह से अरबिक मंतिक और हमारे जो प्रीति वाले थे उनके लिए साइंस, जी तो उसके लिए यही है कि अभी हमारी ताज़ा मुलाकात जो हुई थी NCISM के चेयरमैन और दीगर तमाम अहदेदारान से, तो वहाँ बात आई कि सब्जेक्ट वाइज जो है जैसे और टीचर रखे जा रहे हैं जी उसी तरीके से उर्दू टीचर भी लाजमी तौर पर हर कॉलेज में हो। बिल्कुल। इससे दो फायदे हैं, एक तो जो नए दाखिले हमने लिए जो उर्दू नहीं जानते बिल्कुल, जी उनको अच्छी तालीम मिल जाएगी और एक टीचर को नौकरी मिल जाएगी रोज़गार से। तो उन्होंने इसको कहा, हमने इससे पहले डायरेक्शंस दे दिया है और फिर आइंदा हम और उसको सख्ती से लागू करेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया सर। सर वदूद सर ये अगर हम इसी सवाल को दूसरे पहलू से लें कि उर्दू और तिब्बी यूनानी के बाहमी ताल्लुक़ को आप किस तरह देखते हैं? हिंदुस्तान में जैसे 19वीं सदी से पहले तिब्बी यूनानी पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन ज़ुबान में पढ़ाई जाती थी या पढ़ी जाती थी। बाद में आज़ादी से पहले जब किसी तरह मुसलमानों की हुकूमत गई, बरतानवी हुकूमत के दौरान ही उर्दू का बोलबाला होने लगा, तो तिब्बी यूनानी उस वक्त पनप रही थी, अपनी बुलूगत को छू रही थी। उस वक्त दरबार में हकीम हुआ करते थे, अभी वो अवामी तिब में शामिल नहीं हुई थी। उर्दू ज़बान उस वक्त अपनी बुलूगत को पहुँच रही थी, बरतानवी हुकूमत जा रही थी, उर्दू ज़बान अपनी बुलूगत को पहुँच रही थी। तिब्बी यूनानी को एक अच्छा प्लेटफार्म मिल रहा था कि वो उर्दू ज़बान को अपने अंदर ले ले या उर्दू ज़बान को बज़रिया तालीम वो बनाए। तो आप इस रिश्ते को क्या अहमियत देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक यूनानी तिब का ताल्लुक़ है तो यूनानी तिब वो शायद दुनिया की वाहिद रिवायती तिब है जो एक ज़ुबान में नहीं रही है। कमो बेश इसको आधे दर्जन ज़बानों से गुज़रना पड़ा है। इसका बुनियादी जो तिब्बी अदब वो ग्रीक में था, फिर रोमन ने अपने रोम की ज़बान में तर्जमा किया, कुछ लातीनी ज़बान में भी ये रहा। लेकिन इन दोनों तहज़ीबों के ज़वाल के बाद अरबों के बीच में आ गई, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ़ ग्रीक और रोमन ज़बानों से अरबी में तर्जमे किए बल्कि मुफीद इजाफ़ात भी किए। जहाँ तक तिब के फ़ारसी में होने का ताल्लुक़ है तो ख़ुद ईरान के अतिब्बा ने भी अरबी में लिखना ज़्यादा पसंद किया। आप सीना और राज़ी वगैरह को देख सकते हैं कि इन्होंने ही अरबी में ही लिखा है। फिर उसके बाद जब तिब हिंदुस्तान में आई, कब आई वो उसकी एक तारीख़ी हैसियत अलग है। जब हिंदुस्तान में आई तो उस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान फ़ारसी थी। दीगर उमूर में जब फ़ारसी का इस्तेमाल होता था तो किताबें भी फ़ारसी में लिखी जाने लगी। तो तिब की बेशतर किताबें हिंदुस्तान में फ़ारसी में लिखी गई हैं। उर्दू में इसकी मुंतकिली की शुरुआत होती है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद। बहुत सारी फ़ारसी की किताबों को उर्दू में तर्जुमा करना शुरू किया लोगों ने। और तिब जहाँ तक थी वो उस वक्त एक, जैसे आयुर्वेद में गुरु शिष्य परंपरा थी, उसी तरह यूनानी तिब भी मतब में और या हुक्मा के बैठकों में कुछ तलबा इकट्ठा होकर वो पढ़ते थे और फ़ारसी की किताबों के कुछ मुंतखब हिस्से और बेआइनी कुछ फ़ारसी किताबें उनको पढ़ाई जाती थी और मश्क कराई जाती थी। लेकिन जब 20वीं सदी की निस्फ के कुछ बाद जब ये 5 साला कोर्स बाकायदा डिग्री के साथ शुरू किया गया तो निसाब तालीम का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। तब फिर सबसे पहले हकीम अजमल ख़ान साहब ने और उसके बाद फिर हकीम कबीरुद्दीन साहब ने और बहुत सारे हुक्मा हैं जिन्होंने फिर
न सिर्फ फ़ारसी किताबों के उर्दू तर्जमे करने शुरू किए, बल्कि फ़ारसी में नई नई किताबें भी लिखी जाने लगीं और इस तरह 5 साल कोर्स निसाब तालीम के लिए तलबा को उर्दू में किताबें दस्तयाब होने लगीं। तो इस तरह यूनानी और उर्दू का ये रिश्ता चलता रहा और आज भी जारी है। शब्बीर सर, सर आपसे क्या यूनानी तिब को उर्दू से अलग करके समझा जा सकता है? अगर हम ये कहें हिंदुस्तान में कि हम तिब्बी यूनानी को हम उर्दू में नहीं पढ़ेंगे, हम इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या किसी और दूसरी ज़बान में पढ़ेंगे, तो हम क्या उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? देखिए, अभी सैयद साहब ने भी कहा और उर्दू साहब ने भी बात कही, चूँकि तिब्बे यूनानी जो आया है, जो बेसिकली ग्रीक से अरब में पहुंचा और अरब में पहुंचा तो उसके जितने तराजीम हुए वो सब बैतुल हिकमत में, बसरा में जा कर के अरबी में और पर्शियन में हुए। इवन जो वैद की किताबें थे संस्कृत में, वो भी उसमें ट्रांसलेट हुए। फिर जब अरब वाले यहाँ तजाद करने या किसी और मकसद से जब आए इंडिया में, तो उनके साथ उस तिब को लेके अरबी में लेके आए। लेकिन उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जो तिब की जब पहले तो मतलब लोगों के जाके हकीम अजमल खां का मदब था, हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब का मदब था, बहुत सारे लोग मदब थे, शायद ख़ानदानी शरीफ़ी था, ख़ानदानी अजीज़ी था, वहाँ लोग तिब सीखते थे, तो वो लोगों के मदब था। लेकिन जो बाकायदा इसे तालीम का ज़रिया बनाया गया कि हम इसको लोगों में आम करें, आवाम तक जाए, आवाम तक पहुँचे, तब आम जो चूँकि अरबी और पर्शियन से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए इसके जितनी भी चीज़ें थी सब आवाम में जो मकबूलियत हुई वो उर्दू के ज़रिया हुई। अगर ये कहा जाए कि आवाम तक की तिब पहुँची है तो उर्दू की देन है। वो अलग बात है कि उर्दू को अगर जहाँ तिब यूनानी को फ़ायदा उर्दू से हुआ, वहीं उससे उर्दू को भी, उर्दू ज़बान अदब को यूनानी से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि यूनानी के जो अरबी और पर्शियन लैंग्वेजेस थे वो उर्दू अदब ने उसको में समो लिया उसने, क्योंकि उर्दू ज़बान ऐसे है कि हर ज़बान को अंदर समो लेती है। तो उसने जो उसके अल्फाज थे बहुत सारे, जो आज भी उर्दू में क्या नाम है उसके इस्तेमाल होते हैं, जो यूनानी तिब में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन तिबे में जितने भी ज़ख़ीरे थे, अब वो जब से हकीम अजमल खान साहब ने शुरू किया, कबीरुद्दीन साहब ने शुरू किया, यानी सिसारियम जब कायम हुआ, इवन NCPL जो काम कर रहा है, उर्दू अकेडमी काम कर रही, सभी जितने लोग हैं उनका मकसद ये है कि उर्दू जो मवाद हैं, तारीख़ हैं, उर्दू की किताब जो नुस्ख़ेजात हैं, सारी चीज़ें उसको यूनानी के सारी उसमें उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। अब चूँकि ज़्यादातर वर्क, मतलब ये कह लीजिए कि 80% वर्क हमारा जो है किसमें उर्दू में है। अगर आप अचानक कहते हैं कि साहब हम उर्दू में नहीं पढ़ाएंगे, तो आप तिब्बे यूनानी को पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जो गवर्नमेंट का 2020 की कौमी पॉलिसी है बैनुल अक़वामी, उसके एतबार से अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा हो कि आप रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाएँ और उसके साथ कौमी ज़बान भी पढ़ाएँ, बैनुल अक़वामी ज़बान पढ़ाएँ, तो तसलीसी जो ज़बानी प्रोग्राम या लैंग्वेज प्रोग्राम है, या कह लीजिए 3 लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, तो उससे और अच्छा और यूनानी का बल्कि फ़ायदा ही होगा कि हम इसको रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाएँ, मादरी ज़बान या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएँ, या कह लीजिए जो इलाकाई ज़बान उसमें पढ़ाएँ, लेकिन उर्दू मेन बेस हो, उर्दू। और चूँकि इसको यूनानी आजकल थोड़ी सी उसमें रिसर्च वगैरह को बहुत ज़्यादा क्या नाम है प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बैनुल अक़वामी ज़बान है उसको इसको साथ लेके चले, तब तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि हम इसको बैनुल अक़वामी लेवल पे ला सकते हैं और उर्दू के बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा वसाइल की, बहुत ज़्यादा क्या नाम है माली की ज़रूरत है, जो इस वक्त आसान नहीं है, और वो बहुत मुस्तकिल और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है, मुस्तकिल और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है, तब जा कर के आप कहीं इसको लोगों में मकबूल कर पाएंगे। क्योंकि आज उर्दू में जो हमारी किताबें हैं, एक मसला सबसे बड़ा यार है कि हमारी जो यूनानी किताबें उर्दू में, वो ज़्यादातर अरबी और पर्शियन से लबरेज हैं। आजकल उर्दू वाले भी, या जो हमारे तलबार हैं, वो चूँकि साइंस बैकग्राउंड, वो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, उनको उस किताबों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम उर्दू में किताबों को रखें। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन किताबों को जो 50 साल पहले या 20 साल पहले लिखे गए थे, उसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि उन आसान लैंग्वेज में लाया जा सके, और जो जा बजा बहुत ज़्यादा जिसमें अरबी और पर्शियन के वर्ड हैं, उनको ना रह करके उसको ट्रांसलेट किया जाए, आम लैंग्वेज में रखा जाए, जैसे तलबा समझ सकें।
क्योंकि बहुत सारी किताबें, एक मैंने सुन सका कि वो कहने लगा कि सर मैं एक अरबी उर्दू वाले टीचर के पास गया कि मुझे आप अरबी उर्दू पढ़ा दो। उससे मैंने कहा, किताब दिखाई, किताबुल कुल्लिया, तो देखा, कह रहा सर मैं ये तो अरबी उर्दू समझता ही नहीं, ये कौन सी उर्दू है। तो चूँकि हमारी जो किताबें हैं यूनानी की, ठीक है उर्दू में है, लेकिन इतना ज़्यादा अरबी और पर्शियन का यूज़ है। जैसे अब हम बलाई लिखते हैं, मुक़द्दम मुअख़्ख़र लिखते हैं। अब मुक़द्दम मुअख़्ख़र के अलावा हम निसूद और नुज़ूल लिखते हैं। सूद नुज़ूल तो सिर्फ हमने सऊदीया में देखा, लिफ्ट में लिखा हुआ। एराज लिखते हैं। अब एराज कौन समझता है आज के दौर में? रेटिनुकुलम को हम एराज लिखते हैं। अब एराज समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे हम सीना न करके सदर कहते हैं, बतन कहते हैं, हम सिकम कह नहीं सकते, पेट कह नहीं रहे। तो मसला ये कि ये जो हम बिल्कुल ठोस अरबी और पर्शियन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपनी किताबों में, आज ज़रूरत है इसको रिवाइज़ किया जाए और आम लैंग्वेज में किताबों को दोबारा लाया जाए, उसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कोई ताउन कर सकता है इन किताबों को रिवाइज़ करने में, तो NCPL कर सकता है। और क्या नाम है, मतलब ऐसे लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी किताबें हैं जो अब नए तरह, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, उसके अब अपग्रेड नहीं हो पाए। अपग्रेड ना होने की वजह से क्या हुआ कि वो किताबें आज इशून, तो जैसे उसूल तिब, आज भी मैं आपको बताऊँ उसूल तिब जो तिब्बी यूनानी का है, NCPL ने छापा था, उसी ने पब्लिश किए थे। आज भी कह लीजिए कि इंसाइक्लोपीडिया यूनानी की, मतलब कोई भी स्टूडेंट चाहे PG की तैयारी करे, चाहे मेडिकल अफसर की तैयारी करे, इवन एग्ज़ाम की तैयारी करे, वो उसूल तिब नहीं छोड़ सकता, उसूल तिब से पढ़ता है। लेकिन आज भी वो 50 साल पहले है। तो मुझे लगता है कि उस किताब को दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि रिवाइज़ की जाए और नए फार्म में, नए इजाफे के साथ, नए तहक़ीक़ के साथ उस किताब को दोबारा पब्लिश किया जाए ताकि तलबा फ़ायदा उठा सकें। दूसरी है, जो ये भी बात सही है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आप जितना अच्छा किसी चीज़ को अपने लैंग्वेज में समझा सकते हैं। जैसे मैं पूर्वांचल का हूँ, मैं पूर्वांचल में जितने अच्छे से समझा सकता हूँ उसको अरबी इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं समझा सकता हूँ। हमारा जो पूर्वांचल का लड़का है वो बहुत अच्छी अरबी नहीं जानता है, उर्दू नहीं जानता है, पर्शियन नहीं जानता, क्यों? वो हिंदी माध्यम से पढ़ के आ रहा है या दिल्ली का इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको उसकी लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। मीडियम आप एग्ज़ामिनेशन, मीडियम आप सब कुछ जो उसका इंसेंसम का रूल है कि जो एग्ज़ाम होंगे, इम्तिहानात होंगे, उर्दू बेस होगा, मीडियम जो होगा उर्दू होगा। लेकिन आप किसी भी इलाकाई लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत है उसको इलाकाई लैंग्वेज पढ़ाया जाए और साथ में क्या नाम है, उर्दू को मेन माना जाए और उसके रिसर्च जो हो उसको बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज इंग्लिश में किया जाए ताकि लोगों को प्रोपेट किया जा सके। दूसरे क्या है, जो NCPL ने बहुत सारी किताबें, NCPL ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूनानी में अगर किसी ने किताबें छापी हैं NCPL के बाद तो NCPL ने छापी है। लेकिन तलबा और असातिज़ा से वाकिफ़ इसलिए नहीं है कि उर्दू मेले तो लगते हैं, लेकिन कभी किसी कॉलेज में यूनानी के मेले नहीं लगते हैं। अगर यूनानी किताबों के मेले अगर लगे तो कम से कम लोग जाने तो कि हाँ NCPL ने इतनी सारी किताबें छाप रखी हैं। और दूसरे इसी तरह से उर्दू में उनसे थोड़ा मुकाबला कराया जाए। गवर्नमेंट ने ठीक है ये काम किया कि हाई स्कूल पहले कंपलसरी था, तो अब चूँकि नीट से होता है तो बहुत पॉसिबल नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन एक अच्छी शुरुआत की गवर्नमेंट ने कि 1.5 साल तक उनको एक टीचर उर्दू और अरबी ही पढ़ाएगा। तो पहले जो होता था बहुत सारे जो होते थे कि सर्टिफिकेट ले आते थे, पता चला उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, अब उनको पढ़ना है और उसको पास करना है। बगैर पास के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको उर्दू एज ए सब्जेक्ट पास करना है, अरबी एज ए सब्जेक्ट पास करना है। तो गवर्नमेंट ने जहाँ एक चीज़ ख़त्म की कि मतलब लाजिमियत ख़त्म कर दी, लेकिन साथ में उन्होंने बाकायदा ये एक अपने जो गज़ट किया है उसमें एक टीचर को रखा है कि रेगुलर आपको एक टीचर रखना पड़ेगा जो एज ए लेक्चरर या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अरबी और उर्दू 1.5 साल तक स्टूडेंट को पढ़ाएगा ताकि उससे वाकिफ़ हो जाए। तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी अच्छी है कि ताकि लोग कम से कम उर्दू अरबी पढ़ें, जो हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सैयद अहमद सर, एक बहुत छोटा सा सवाल अभी शब्बीर सर की गुफ्तगू के दौरान आया कि क्या हम उर्दू ज़बान में तहकीकी जर्नल और रिसर्च को फ़रोग दे सकते? क्यों नहीं? जैसे जो उमूमन उर्दूदा तबका कम होता है, अखबारात के ख़रीदारी कम होती है, लोग उर्दू अखबार नहीं पढ़ते। अगर हम रिसर्च जर्नल्स उर्दू में पब्लिश करने लगे तो क्या आवाम उससे पढ़ेगी? उसका बिल्कुल, साइंस के कई पर्चे निकलते रहे हैं। अब चूँकि इस वक्त जो है वो कई ज़बानों के पर्चे बंद हो गए, वो एक अलग बात है जी। लेकिन जो उर्दू में पर्चे निकलते हैं, माहनामा, जर्नल या फिर डाइजेस्ट, तो वो पढ़े जाते हैं। अलशिफा मंथली है,
नवाय तिब्ब सेहत है, CCRM का जो है जहान तिब, और NIM से क्या निकाला डॉक्टर साहब ने? जहान तिब, तर्जुमान तिब। तो इसके डिमांड भी काफ़ी रही है, लेकिन बहरहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनकी वजह से सरकारी सतह पर जो है मुस्तकिल नहीं निकल पाया। जिस तरीके से मुस्तकिल तौर पर उर्दू दुनिया निकल रही है, जिस तरीके से NCPL की जानिब से बच्चों की दुनिया है, ख़वातीन की दुनिया है, मैं चाहूँगा तिब की दुनिया भी निकले तो लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी सरबराही माशाल्लाह है कि ये काबिल कबूल है और आवाम तक जाती है बात। नहीं, हमारे पास मसला उसमें ये फंसता है ना, जैसे अगर मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं लिख रहा हूँ और वो जो जरीदा निकल रहा है, जी जी, जो पर्चा निकल रहा है, और वो एक हम लोगों में टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि वो UGC अप्रूव्ड हो, तब आपका वो आपका आर्टिकल वो माना जाएगा, कहीं पर क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। जी मसला जी ये जी, आता है कि उर्दू के जरीदे अभी उस लेवल के नहीं हैं, या वो अपने आप को UGC अप्रूव नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, जहान तिब में था। हाँ, एक जनरल है सिर्फ वो जो बेंगलोर से निकलता है, और मेरा ख्याल है और वो कि हिपोक्रेटिक जनरल अगर वो जी, उर्दू जी, में जी, कुछ जी। लेकिन इसको और फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब की बात, जैसा आपने बताया कि इलाक़ाई ज़बानों में जी जी, ये असल में हर कोई डिमांड करता है। जैसे गुजरात का कॉलेज जब होगा, अब तो है ही नहीं वहाँ कॉलेज कोई, तो कहें गुजराती में पढ़ाओ, मैं बंगाल में है वो कहते हैं बंगाली में पढ़ाओ। तो ये मुश्किल काम है। जिस तरीके से तमिलनाडु से सीधा निकला है, तमिल ज़बान में है, किसी कोई मुतालबा नहीं है कि भाई आप इसको मुझे दूसरी ज़बान में पढ़ाओ। आयुर्वेदिक, संस्कृत, हिंदी, एलोपैथी है, इंग्लिश, सोआ रिक्पा है, ये तिब्बती ज़बान में। तो ज़बानें कोई वो नहीं है कि ये इसका कोई दायरा महदूद है। जिसको तिब्ब यूनानी में तालीम हासिल करना है, जो पढ़ना चाहेगा, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, वो यकीनन जो है उस ज़बान को, यानी उर्दू ज़बान में जो मीडियम बना हुआ है, तो उसी में तालीम हासिल करेगा। एक बात। दूसरी बात ये ज़रूर, जैसे आपने कहा ना, तहक़ीक़ी चीज़ जो हमारे तहक़ीक़ात के जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बिलाशुबहा इंटरनेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ख़ास तौर से इंग्लिश में भी। और ऐसा नहीं हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो बहरहाल उर्दू इस लिहाज से कि तिब्ब यूनानी आज की तारीख़ में, चूँकि भारत लीडर है, लीड कर रहा पूरी दुनिया में, बिल्कुल सर, यहाँ जो है उर्दू ज़बान में तालीम दी जा रही है। तो जिनको यानी तिब्ब यूनानी में तालीम हासिल करना, BOMS करना है, तो उर्दू पढ़ेगा। और इसीलिए जो रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसने कंपल्सरी कर रखा है। इसीलिए बहरहाल इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। वधू सर, सर यूनानी की कुछ इस्तिलाहात हैं, जैसे मिजाज है, अखलात और कुआ। ये जैसे इन जैसे तसव्वुरात को अगर हम उर्दू से अलग करके हम बेहतर क्यों नहीं कर पाते? जैसे हम अगर हम इंग्लिश में अखलात बोलें, इंग्लिश में उसका तर्जुमा करें, या फिर मिजाज का, तो वो बात नहीं बन पाती जो उर्दू के साथ जुड़ी हुई है। जब हम मिजाज बोलते हैं तो एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन अब इसी चीज़ का टेम्परामेंट बोले तो वो बात नहीं बन पाती है। तो अगर हम इसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो क्या उस तरह वो हमारे तलबा समझ पाएंगे जैसा उर्दू में समझ पाते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो इस्तिलाहात अपनी जगह है और ज़ुबान अपनी जगह है। मैं आपको इसको एक मिसाल के ज़रिए समझा सकता हूँ। जैसे एलोपैथी में एक टर्म है एंटी इन्फ्लामेटरी। उसका मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं सूजन या इन्फ्लामेशन होता है, उसको कम करने वाली दवा को एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। और इन्फ्लामेशन आपको मालूम है कि एक ख़ास टर्म है और उसकी पूरी पैथोलॉजी होती है। यूनानी में इसे हम वरम कहते हैं, और यूनानी में जो वरम का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है मॉडर्न से। तो इसलिए हम किसी भी यूनानी दवा को दाफ़े इल्तिहाब नहीं बल्कि दाफ़े वरम कहना पड़ेगा हमें।
तो इस तरह जब हम इस्तिलाहात का तर्जमा कर देते हैं तो असल बात कहीं और गायब हो जाती है। तो चूँकि ये जो इस्तिलाहात है बुनियादी इस्तिलाहात है, असासी मज़मून है ये हमारा, बिल्कुल कुल्लियात, सौदा, सफ़रा, बलगम, खून, इनके आप तराजिम कर देंगे तो वो मफ़हूम नहीं आएगा जो उनकी असल अल्फाज से जो मफ़हूम आता है। रही बात ज़बान की, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आसान ज़बान में उसको इलाक़ाई ज़बान में या अंग्रेज़ी में या किसी तरह समझा सकते हैं, लेकिन इस्तिलाहात का तर्जुमा नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड वर्म, अगर अंग्रेज़ी में आप पढ़ा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन नहीं कह सकते आप, दिस इज़ कॉल्ड सफ़रा, द प्रॉपर्टी ऑफ सफ़रा इज़। तो इस तरह के इस्तिलाहात को हम जब दूसरी ज़ुबान में ले जाते हैं, जैसे इससे डिस्कशन में हो रहा था, बात बिल्कुल कहीं की कहीं चली जाती है। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें भी दी थी, आपने सुना होगा। हाँ, तो इसलिए जो है ये चीज़ें, इस्तिलाहात का तर्जुमा नहीं होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, कुछ भी हो सकता है। इस्तिलाहात वही हैं जो तिब की, वो वही होनी चाहिए। हम लोगों ने सर, जैसे मैं तशरीहुल बदन की मिसाल लूँ, हम लोगों ने उसे ट्रांसलेट करके मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया है। वो एनाटॉमी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है सर जी, हम उसमें नहीं रखते, बल्कि उसका तर्जुमा कर करके उसके अरबी फ़ारसी वर्ड बच्चे समझ ही नहीं पाते है क्या ये। हाँ। और ये हमारे सारे यूनानी अतिब्बाओं ने किया है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह हम यूनानी खालिस, जो यूनानी चीज़ है जिसको हम खालिस यूनानी कहते हैं, जब कहते हैं हम उसे उर्दू से दूसरी ज़बान में बदलेंगे तो मफ़हूम बदल जाएगा। फिर हम खालिस जदीद मज़मून को उर्दू में लेके आते हैं तो वो और ज़्यादा गुंजलक हो जाता है तलबा के लिए। अब हम अंग्रेज़ी में, आपने सर्जरी में MS किया है, आपको पता है ग्रेटर ट्रोक, आप जानते क्या हो, हर तालिब इल्म समझ जाएगा। अब उसकी उर्दू है क्या है, तरूक़ान तीर आज़म, तो उसे जुएशी तलफ़ुज़ ही जुएशीर लाने के मुतरादिफ़ है, चे जाए कि वो उसका मतलब समझे। तो अच्छा खासा वक्त उसका इन्हीं चीज़ों में हो जाता है। इसी तरह जो मज़ामीन, तिब के जो भी मज़ामीन, वो कभी भी यूनानी के नहीं रहे। जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, आप उसको तिब्बुल क़ानून तो बोल सकते हैं, तिब्ब क़ानूनी कह सकते हैं, लेकिन आप मेडिसिन को मुआलजात नहीं कह सकते, मुआलजात को मेडिसिन नहीं कह सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। सर, इसी हवाले से अगर हम मौजूदा तालीमी मंजरनामा देखें तो उसमें उर्दू मीडियम यूनानी कॉलेजेस को कुछ अहम चैलेंजेस का सामना है। जैसे अभी बात हुई ना सर की तशरीहुल बदन से के ताल्लुक से, हम बच्चों को ये बाकायदा कहते हैं कि आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, आपको फीमर का यूनानी नाम आना चाहिए, जबकि फीमर एनाटॉमी लैंग्वेज है, सबको पता है। आपको टीबिया एनाटॉमी लैंग्वेज है सर, लेकिन हम उसको अज़मुल कस्बा कहें, ये ज़रूरी है? अगर हम टीबिया से कह के निकल जाते हैं तो फिर असल में होता ये है कि अगर बच्चे नहीं बता पाते तो फिर यूनानी पे हर्फ आ जाता है। हम ये समझते हैं कि जो हमने ट्रांसलेट करके एनाटॉमी लैंग्वेज को अरबी में या पर्सियन में किया है वही यूनानी है। तो इसको सर इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए? असल में स्टूडेंट अब आज के दौर बहुत आसानी का है, वो अब लैंग्वेज की चक्कर में, ज़बान के की वजह से भी कुछ लोग यूनानी से भी इस तरह सबसे पहले जब एडमिशन का वक्त आता है तो उर्दू का एक मसला बनता है, फिर उर्दू के साथ साथ जब एडमिशन उनका हो जाता है तब ये इस्तिलाहात मसला बनती है। तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? देखिए, जहाँ तक इस्तिलाहात की बात है तो उससे हम कभी भी उसको इंग्लिश में पढ़ा करके बच्चे को हम यूनानी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यूनानी किताबें चाहे मुआलजात हो, चाहे सर्जरी हो, यादुया हो, वहाँ तो वही इस्तिलाहात यूज़ हुए हैं। अगर आप उसे क्या नाम है अज़मुल फ़क़ीज़ नहीं बताएंगे तो वो जब मुआलजात में जाएगा या यादुया में जाएगा, जब वहाँ अज़मुल फ़क़ीज़ की बात आएगी तो वो कैसे कहेगा? अब इल्म अल्फाज़ की बात आएगी तो वहाँ उनकी बात आएगी तो कैसे समझ पाएगा? तो इसलिए आप इस्तिलाहात को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आपकी जो किताबें हैं वो सारी उर्दू में हैं, और उर्दू में जो इस्तिलाहात यूज़ हुए हैं वो ऐसा नहीं कि हमने किया है। वो जो अलकानुल फ़ी तिब में, फिर दुरुस हिकमत में, कामुल सना में जो इस्तिलाहात ऑलरेडी आ रहे हैं, हमने उन्हीं को तो ट्रांसलेशन किया है। अलकानुल फ़ी तिब का किया है, कामुल सना का किया है, ज़ख़ीर ख़वारिज़ सारी का किया है, ज़करिया राज़ी किया है, किताबुल कुल्लियात क्या किया है, इब्न रुश्द का इन्हीं का तो किया है। तो उन्होंने जो तशरीह मुनाफ़िल आज़ा के लिए, मुआलजात के लिए जो अल्फाज यूज़ किए हैं, जो इस्तिलाहात यूज़ को, इस्तिलाहात को नहीं बदल सकते। मैंने इसलिए पहले कहा कि आप पढ़ाने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं,
लेकिन जो किसी भी इस्लाहात को, अब जैसे देखिए आर्यवदा इतना आगे है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी इस्लाहात को चेंज नहीं किया है। उसको उन्होंने डिफाइन ज़रूर किया है बहुत अच्छे अंदाज से, लेकिन आप उनकी कोई भी आप कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, कोई बुक उठा के देख लें, अपने इस्लाहात को कभी नहीं, क्योंकि इस्लाहात चेंज होते ही वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस्लाहात चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत कॉमन सी बात, मेरे ख्याल से मैं एक नुस्खा लेडीज़ को बताता था पहले जिनके बच्चे नहीं होते थे, और मेरे ख्याल से वो नुस्खा इतना आम है कि सभी लेडीज़ एक दूसरे को बताते रहते, सब इस्तेमाल करते रहते, और वो कुछ नहीं है। हम वरम की दवा देते हैं कि भाई चलिए अगर बच्चेदानी में उसके वरम है जिसे रहम करते हैं, या ओरी में उसके वरम है, या जो पीसीओडी हो जा रहा है, तो उसको आप ये दवाएं पिलाएं, अच्छा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मोहल्लात आप उसे कहेंगे तो मोहल्लात कह सकते हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं कह सकते ना। तो वो जो एंटी वर्म हम जिसे कह रहे हैं, या कह लीजिए कि वर्म को ख़त्म कर लीजिए, वो लीवर की भी वर्म को ही ख़त्म करेगा, वही स्टमक की वर्म पे वही काम करता है, वही क्या नाम आपके हाथों में वर्म होगा तो वही काम करेगा, वही रहम के वर्म में। तो चूँकि हमारी दवाएँ जो है वो बिल्कुल कॉमन है, तो आप इस्तिलाहात से हट करके फिर दवाओं को क्या करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैं एक शादी में गया था, जब मैं वहाँ बहुत सारे लोग मिले तो कहेंगे वो डॉक्टर साहब आपका नुस्खा इतना आम है कि अब तक सारे लेडीज़ को, अब ये लोग हंसेंगे, सारे लेडीज़ अब तक जिन्होंने जो इस्तेमाल किया सबके बच्चे हो गए, सिर्फ एक ने ठीक से फॉलो नहीं किया था, उसका नहीं हुआ। तब मैंने घर पे आके कहा कि मैंने मेरे नुस्खे क्या बताया कि सब खुद ही उस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं। तो यूनानी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको इस्तिलाहात से जोड़ करके ही इलाज कर सकते हैं, उससे हट के आप इलाज करना सही नहीं कर सकते हैं। तो इस्तिलाहात को तो आप पढ़ना पड़ेगा। रही बात उसकी लैंग्वेज की, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब रही बात उसकी कि लैंग्वेज अगर किसी के लिए बार है तो लैंग्वेज बार नहीं है। क्यों, हम जब अपने बेटे को रसिया भेजते तो रसिया नहीं सीखता क्या, जर्मन जाता जर्मन नहीं सीखता क्या, चाइना पढ़ने जाता चाइनीज नहीं सीखता क्या, बांग्लादेश में जाता तो बांग्ला नहीं सीखता क्या, सीखता है। हमारी बेटी वहाँ क्या है, तेलंगाना में पढ़ रही है, वो उसके साथ एक ऑलरेडी लगती है जो उसको तेलंगानी के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी, जब पेशेंट आता है तो वो सीख नहीं रही क्या, सीखना पड़ता है। तो वो तो लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कि मेरे एक स्टूडेंट, तो बहुत पुरानी बात है, 92% थे, बिहार के स्टूडेंट था। मैंने उससे कहा आया तो कहेंगे सर मैं नहीं करूँगा, कहेंगे कि मेरे उर्दू नहीं समझ में आती है। तो मैंने उससे कहा तुम्हें पैदा हुए थे तो उर्दू जानते थे क्या, कहेंगे नहीं। तो मैंने जैसे ये सीखा वैसे ये भी सीख लोगे। वो आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने में इतनी अच्छी उर्दू सीखी उसने कि सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा। वो आज यूनानी में प्रैक्टिस करता है। हमारे यहाँ एक गंदा लड़का आया था जिसको आप जानते ही होंगे, कुल्यास उसने MD की अरबिक में, वो हिंदू लड़का है, उसने सीखा और बहुत अच्छी उर्दू है। तो लैंग्वेज किसी के लिए बार नहीं होती। एक्सप्लेनेशन आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन आप किसी भी टर्मिनोलॉजी को बदल करके उसकी मीनिंग नहीं पकड़ सकते हैं। अब जैसे मैंने एक दिन आपसे गाड़ी में चलते हुए कहा था कि गिरई हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ होता है मछली के लिए, लेकिन गिरई माने क्या होता है, गिरफ्तन के, पकड़ने के होता है, तू पकड़। तो अब क्या आप उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे अरबी वहाँ कर देंगे, ईरान में तो गिरई मतलब कुछ और समझेंगे, हम क्या समझते हैं, उसे मछली समझते हैं। तो लैंग्वेज हर एक की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसको टर्मिनोलॉजी को बदलते हैं वहाँ के कल्चर ही बदल जाएगा, वहाँ की सकाफत ही बदल जाएगी, वहाँ की वो जो लताफत वो ख़त्म हो जाएगी। ये कह लीजिए कि उस इलाके की रूह निकल जाएगी। ऐसे यूनानी करके टर्मिनोलॉजी बदल दे देंगे तो यूनानी की रूह निकल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सर। एक सर तरबियत पे सवाल आता है। जैसे कोई फैकल्टी जाती है, अब तो खैर कमीशन एग्ज़ाम करवाती है, सवाल ये है कि सर उर्दू ज़बान में यूनानी तिब की तदरीस और तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए असातिज़ा की तरबियत किस नौइयत की होनी चाहिए। एक टीचर जाता है, उसको उर्दू नहीं पता लेकिन उसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जी जी जी, तो उसको तदरीस से पहले ही उसकी तरबियत इस तरह की हो कि वो उन बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सके। जी जी जी। असल में पहले तो मैं शब्बीर साहब की उस और प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब के जी सर, यानी तायीद करता हूँ जी सर। जो मेरे समझ में आया अब तक कि इस्तिलाहात जो है बिल्कुल रस्मुल ख़त की तरह से है कि जैसे कुछ लोगों ने आसानी के लिए ये सोचा कि उर्दू को जो है, ये जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है, इसे ख़त्म करके देवनागरी में कर दिया जाए और लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हो जाएंगे, तो उसकी रूह निकल गई। तो वो नहीं मुमकिन है। तो आप लोगों ने जो बताया मैं उसकी तायीद करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि रस्म ख़त की तरह से ही इस्तिलाहात को समझा जाना चाहिए। अब जो आपका सवाल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये अभी जो है इस कमीशन ने, NCISM ने बाकायदे
रिन्यूअल के लिए या नए रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट्स देना शुरू कर दिया था कि CME किया जाए। ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है कि लोग इसी तरीके से जो है कहीं भी बगैर ट्रेनिंग के कोई आदमी जो है फिट नहीं होता। तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है, ये तरबियत, जब टीचर जो पढ़ा रहा है अगर खुद ट्रेन नहीं होगा तो बच्चों को सही तालीम कैसे दे सकता है वो। ये तो खैर एक लाजमी जुज़ है कह लीजिए, ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए। वो चाहे जहाँ भी हो तो वहाँ उसको सबसे पहले ट्रेंड किया जाना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है काफ़ी अच्छा है और हुकूमत की तरफ से भी इसकी तायीद है, और मैं समझता हूँ कि शब्बीर साहब इसको अच्छी तरह जानते भी होंगे, क्योंकि ये काफ़ी करीब रहे हैं CSIM से भी, NCISM से भी। तो बहरहाल इसमें अब नया और क्या होगा, क्या कुछ डिसीज़न लेंगे, लेकिन लिया जाना चाहिए। उसी उर्दू ज़बान और तिब्बी यूनानी के ताल्लुक़ से सर, उर्दू ज़बान और तिब्बी यूनानी की समझ उसके पुराने इल्मी ज़ख़ीरे को महफूज रखने में किस तरह मददगार हो सकती है? सवाल ज़रा दोबारा। मैं सर, उर्दू ज़बान, यूनानी तिब की समझ और उसके जो पुराने इल्मी ज़ख़ीरे हैं, मतलब आजकल गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट है जो शायद मध्य प्रदेश में चल रहा है कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में, उर्दू की जो बुक है यूनानी की वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा सर, जैसे जो हमारे पुरानी इल्मी किताबें हैं, जो हमारे ज़ख़ीरे हैं, हमारे मखतूतात हैं, अगर उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे तो उसे आज के दौर में वो कैसे समझ पाएंगे, अगर हम उसको नए सिरे से उसको तरतीब ना दें या उस ज़ख़ीरे को महफूज ना करें। तो हमें उस हवाले से क्या करना चाहिए? जो हमारे पुराने इल्मी ज़ख़ीरे हैं उनकी ज़बान कोई सी भी हो, लेकिन मौजूदा दौर के हिसाब से हम उसे कैसे ढालें ताकि वो तलबा को समझ में आ सके। हाँ, वही बात फिर रिपीट करनी पड़ेगी कि जो हमारा कदीम तिब्बी और फ़नी ज़ख़ीरा है जी सर, वो काफ़ी दक़ीक़ उर्दू ज़ुबान में है। तो दो तरीके इसके हो सकते हैं। एक तो खुद जो ज़ख़ीरा जिस हालत में है उसी हालत में उन सब को महफूज किया जाए, और आजकल महफूज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको सबको एक जगह रख लिया जाए, कंप्यूटराइज करके, ताकि वो कभी भी बर्बाद न हो। वरना क्या होगा कि जिस तरह बहुत सारे मखतूतात और बहुत सारी बेहतरीन किताबें जो घरों में पड़ी रहीं, कॉलेजों में पड़ी रहीं, सब किरम खुर्दा हो जाएंगी, नज़र दीमक हो जाएगी, एक ज़माना आएगा। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आज की जदीद तरीन उर्दू में उसको फिर से कन्वर्ट किया जाए, उसको तब्दील किया जाए और उसे आसान बनाया जाए, ताकि वो ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद भी रहे और तलबा को और आम लोगों को उसमें आसानी हो लिखने की। मैंने जो एक किताब लिखी थी अशराउल अदविया, उसके मुक़दमे में मैंने यही लिखा है कि जिस तरह की हमारी ज़ुबान में जो कदीम उर्दू में लिखी गई है, बहुत सारी किताबें आप देखेंगे उसमें ज़ुबान इस तरह लिखी गई है जिसकी मिसाल मैं एक तरह से देखता हूँ, बैठते पर मास्टर साहब कुर्सी हैं। तो जहाँ इस तरह की ज़ुबान हो उसको सीधी कर दी जाए, मास्टर साहब कुर्सी पे बैठते हैं। और फिर तो मेरी किताब ही लिखने का यही था, बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज में मैंने उस किताब को लिखा है, और वो सबसे बड़ी हार्ट केक हो गई वो किताब, पतली सी एक किताब। तो बच्चे चाहते हैं समझना, लेकिन हम लिखने वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी समझ के मुताबिक लिखें, तो हम महफूज रख सकते हैं। और सर उसमें मसला भी एक आता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो कुतुब किसी की है जी, किताब का कोई राइटर है, उसका कॉपीराइट है। अब हम जाएं और हम कहें कि हम इस किताब को लेंगे और इसको आसान ज़बान में हम इसे बदल देंगे, तब्दील कर देंगे, और वो देने को मना करें, फिर क्या करें सर? और वो ज़रूरी है, आवाम तक उसका पहुंचना ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा इशू होता है। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे मखतूतात पढ़े, वो बाकायदा कवर है, उसको देखने तक की इजाज़त नहीं है, वो धीरे धीरे दीमक खा रही है, और फिर ऐसे ही पुराने मखतूते हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं।
और उस पर किसी और कोई और मुसल्लत है और वो ये काम करवा नहीं पा रहा है या करना नहीं चाहता, तो इसका हल क्या है? देखिए, जहाँ तक किताबों का ताल्लुक़ है, आप उसको उसमें आईपीआर और कॉपीराइट का जो प्रॉब्लम है, उस किताबों के साथ 40 साल के बाद उस कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है। कोई भी आदमी उन किताबों को छाप सकता है। लेकिन जहाँ तक मखतूतात का ताल्लुक़ है, मखतूतात आप किस्तों में हासिल कर सकते हैं उनसे, वो मना नहीं कर सकते। जैसे 1/10 करके पूरा मखतूता वो आपको नहीं देंगे। जो लोग नहीं देखने तक की परमिशन नहीं है, वो गलत करते हैं और उनके ख़िलाफ़ आप शिकायत भी कर सकते हैं, उन्हें दिखाना पड़ेगा। इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि जब मैं हैदराबाद में वो रिसर्च ऑफिसर था और मेरा काम हुआ था पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना मखतूतात का। तो एक फ्रांसीसी एक आथर था, वो उसका काम ये था कि वो ईरान गवर्नमेंट का वो मुशीर था और उसका काम ये था कि हिंदुस्तान में जाओ और आयुर्वेद के जितने काम फ़ारसी में हुए हैं उन पे तुम काम करो। तो उस हैदराबाद की जो लाइब्रेरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, उसमें वो आया और उसने मखतूते को मांगा। एक मखतूता वो चाह रहा था तो उसे मना किया गया। तो उसने कहा, यू इंडियंस आर किलिंग द रिसर्च। तो ऐसे बहुत सारे मखतूतात तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे मखतूतात आप देखेंगे ऑनलाइन, देखिए बहुत सारे मखतूतात डिजिटाइज हो गए हैं, वो आपको अवेलेबल हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको नहीं देखने दिया जा रहा है। तो उसको आप प्रिजर्व करें, उसके ट्रांसलेशन करें, उसको किताबी शक्ल में छपवाएं, वहाँ कोई नहीं रोकेगा। ज़ाती मिल्कियत है किसी लाइब्रेरी की, किसी शख्स की, तो उसमें तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पुरानी कोई अलकानून आप जितनी चाहें छापें, कोई नहीं रोकेगा। 1000 साल पुरानी किताब हो गई है। सर, शब्बीर सर, थोड़ा सा ये नई कौमी तालीमी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। क्या कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में उर्दू के साथ दूसरी ज़बानों में पढ़ाने की गुंजाइश है हमारी तिब्बी यूनानी की? हम तिब्बी यूनानी को उर्दू के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हैं? तो मैंने पहले बताया आपको कि मेथड ऑफ टीचिंग आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मीडियम वही रहेगा, उर्दू ही रहेगा जी। उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो फिर जितनी भी हमारे ज़ख़ीरे सब उर्दू में हैं, आप पढ़ाएंगे कैसे? दूसरे उसमें जब गवर्नमेंट ने इसमें तो बड़ी आसानी कर दी है कि ट्रिपल लैंग्वेज पॉलिसी, कि आप मादरी ज़बान के साथ साथ आप कौमी ज़बान, इंटरनेशनल ज़बान, तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या परेशानी है? जो इलाक़ाई लैंग्वेज है या मादरी लैंग्वेज है उसके साथ आप उर्दू और साथ में इंग्लिश, आप तीनों पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो पढ़ा रहा है उसको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, उसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। दूसरे जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो इन तीनों लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं या किसो है? अब अगर तीनों से वाकिफ़ नहीं है तो परेशानी तो आएगी। इसलिए बेहतर ये कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं। जैसे आप तमिल पढ़ाने जा रहे हैं तमिलनाडु में या केरला में, वो मैं एग्ज़ाम लेने गया वहाँ चेन्नई में, तो उनके अपनी लैंग्वेज में बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बताते तो टर्मिनोलॉजी तो ही यूनानी का यूज़ करते हैं। इवन वहाँ जितने भी मैंने टीचर देखा सभी उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सभी उर्दू से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़, उर्दू में अच्छी बात करते हैं। लेकिन उनके जो तलबा हैं जब वो एग्ज़ाम ले तो वो बहुत सारे तमिल वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको उसमें समझाने के लिए बताया गया होगा। तो आप किसी भी चीज़ को समझाने के लिए वहाँ के लैंग्वेज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये समझें कि वो तालीम का हिस्सा है तो वो आसान नहीं है, क्योंकि फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो जो भी रेफरेंस बुक उठाएगा वो किसी और लैंग्वेज में है, उसको तमिल में तो मिलेगा नहीं। तो आप उसको रीजनल लैंग्वेज में सिर्फ समझा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाना तो ही पड़ेगा जो उसका मीडियम है, उसका जो मीडियम है, आप उससे हट करके नहीं पढ़ा सकते। अब जैसे सिद्धा को यहाँ ला करके आप पढ़ाएँ तो जो सिद्धा वाला होगा तमिल में है, वो तमिल में तो आपको पढ़ाएगा। अब उसके लिए आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन वो आपको समझाने के लिए यहाँ का लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। सर, आजकल ऑनलाइन का दौर है, लोग ऑनलाइन से बहुत सारे कोर्सेज परचेज़ करते हैं और उसको घर पर ही बैठकर जी पढ़ते हैं। तो क्या हम सर ऑनलाइन तालीम और डिजिटल प्लेटफॉर्म उर्दू में मुहैया कराएं
जो तिब्बी यूनानी से ताल्लुक़ रखते हों। जी जी जी। ऐसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि सर NCISM का अब एक नया वो है कि हर साल बच्चे 3 इलेक्टिव कोर्सेज लेंगे और वो पढ़ेंगे, तो हम क्यों ना उसे उर्दू में करें ताकि वो बच्चे उर्दू में सीखें। उसी के पैरेलल होता क्या है कि वो यूनानी तिब पढ़ते हैं और इलेक्टिव में कुछ और कोर्सेज ले लेते हैं, तो इस तरह वो उर्दू ज़बान उसमें भी सीख सकते हैं। जी, तो हमारी जी। तरफ से कोई ऐसी पहल हो सकती है कि हम उर्दू में अपने कोर्सेज बनाएं, NCISM को दें और वो उसे अपलोड करें और बच्चों तक पहुँचे। बिल्कुल। देखिए, ये जो भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था पेटेंटाइज के सिलसिले में, वो है TKDL। जी। तो उसमें जो बुनियादी बात यही रखी गई पहले, यही कि कौन सी चीज़ किसका सरमाया है, किसका ज़ख़ीरा है। ये मसलन असगर नागौरी ले लीजिए, तो अब उसमें देखा जाना ज़रूरी था कि जो कदीम लिटरेचर है वो आयुर्वेद का है, यूनानी का है, किसमें जिक्र किया गया पहले। तो उसको सबको डिजिटलाइज किया गया। आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं माशाल्लाह, डॉक्टर साहब भी TKDL के काम को, इसमें यूनानी का काफ़ी बड़ा सरमाया सामने आया। बिल्कुल सर। तो डिजिटलाइज ज़माना है ये। अब हर कोई जब भी कुछ चाहता है, सब चाहते हैं कि हम आसानी से जो है इसको, हाँ, एक क्लिक किया और हमारे सामने वो चीज़ें आ जाएं। बिल्कुल सर। तो ये टेक्निकल दौर है और उसका फ़ायदा तो बिलाशुबहा मिलेगा ही, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। जी सर, थोड़ा सा इसी नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तनाजुर में 2020 के बाद तिब्बी यूनानी आप कहाँ पर है? अगर NAP को हम देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें और अब तिब्बी यूनानी को देखें, तो उनके आपस में बाहमी रिश्ते कैसे हैं? देखिए, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में जो लाई गई है, 1986 की पॉलिसी की जगह पर इसे लाया गया है। और ये पॉलिसी वाकई बहुत अहम है इस माने में कि ये बदलते ज़माने के साथ तलबा को हम आहंग करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इसकी तफसील से कतई नज़र मैं यूनानी से एक मिसाल देना चाहूँगा कि इसी तालीमी पॉलिसी की ये देन है कि आज यूनानी का UG और PG कोर्स यकसर तब्दील हो चुका है और बहुत ही फ़ाल, मुतहर्रिक और बहुत ही ज़्यादा नतीजा खेज़ हो चुका है। लेकिन इस निसाब में या इसमें एक ज़रूरत इस बात की है कि ये कंटेंट्स जो हैं वो, अगर उनके कंटेंट्स को आप देखेंगे तो ऑलरेडी कंटेंट्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं मौजूद है, पुराने सिलेबस में भी हैं, पुरानी पॉलिसी में भी हैं। लेकिन इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम और ये जो सारी चीज़ें लाई गई हैं, उनको फिर दोबारा तरतीब देनी होगी, तदवीन नौ करनी होगी उन्वानात की। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ कि इसमें एक तसलीस यानी NCPUL, CCRUM और NCISM मिल के अगर ये काम करने की कोशिश करें तो ये कौमी तालीमी पॉलिसी, ये यूनानी तिब की कौमी तालीमी पॉलिसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। शब्बीर सर, आपके ख़्याल में सर NAP 2020 के बाद आने वाले वक्त में यूनानी तिब का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी सर ने बताया इनके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं, सिलेबस तैयार हुआ उसी के मुताबिक और वो अब फुल फ्लेज अब सारे कॉलेजेस में वो लागू है। तो आप उसके रिश्ते को कैसा देखते हैं फ़िलहाल? देखिए, जो सिलेबस है वो आउटकम बेस है और ये बहुत ज़रूरत थी इस बात की, जो नई पॉलिसी में एक नई कौमी पॉलिसी है। पहले होता था कि हम कोई चीज़ पढ़ा देते थे, स्टूडेंट को नहीं होता था हम क्यों पढ़ाते हैं। अब तो ये कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया है कि नई कौमी पॉलिसी में स्टूडेंट को नाक़िद बनाया गया है कि वो आप पे जो आप पढ़ा रहे हो तनकीद तो कर सके उस पर। मान लिया मैं कोई एक गुण पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट को पता तो होना चाहिए क्या पढ़ा रहे हैं, इसका फ्यूचर में उसका यूज़ क्या है।
जैसे हम लोग पढ़ते थे, पता चला पूरे साल वो नहीं पढ़ते रहते थे। लेकिन वो जो आज आप पढ़ा रहे हैं, मान लिया कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, स्टमक की पढ़ा रहे हैं, मैदा जिसे कर लीजिए, वैसे उनको आप उसके एनाटॉमी फिजियो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसका उसके फील्ड में यूज़ किया उसको पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन अप्लाइड। एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। तो ये नई कानूनी पॉलिसी में जो आया है कि आउटकम ऑफ प्रोग्राम का, आउटकम ऑफ कोर्स का सब पता होना चाहिए स्टूडेंट को, हर टॉपिक का, कि आप ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं इसका उसको यूज़ क्या है। ऐसा नहीं कि बिला ज़रूरत उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको कोई यूज़ नहीं है। तो ये बहुत अच्छे पहल है और बहुत अच्छी सोच है। और जो इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं, टीचर को कम दिए गए हैं, कि 1/3 टीचर पढ़ाएगा, 2/3 स्टूडेंट डिस्कस करके। तो जी, जो वो डिस्कशन क्या LH है और NLH का जो कि आप वो उसको स्टूडेंट से आप डिस्कस करेंगे, वो पढ़ के आएगा, उस पर डिस्कस करेगा, तो बहुत अच्छी ये है। और मैं समझता हूँ इसकी बहुत पहले इसको ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जब तक स्टूडेंट खुद नहीं, उसको आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्कशन का इशू नहीं होगा, आप आए और लेक्चर देके चले गए, तो वो स्टूडेंट को क्या फ़ायदा उससे। लेकिन अगर स्टूडेंट उसको आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और उसको वो फिर आपसे पूछ रहा है कि सर आपने ये जो पढ़ाया ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सही नहीं, ये गलत है, तो आप कहीं ना कहीं जवाब दें हैं कि आप खुद पढ़ के आएँ, ये नहीं कि आप पुराना नोट ला के पढ़ा देंगे। दूसरे स्टूडेंट को मान लिया, जैसे मैंने ह्यूमरस पढ़ाया, अब ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। फ्रैक्चर के कॉमन रूल है कि जहाँ भी बोन टेढ़ा शेप बदलेगा फ्रैक्चर हो जाएगा। ज़रूरत क्या थी पूरा ह्यूमरस पढ़ाए, या जहाँ भी सेकेंडरी सेंटर होगा वहाँ फ्रैक्चर होगा, ये कॉमन रूल है। 2 ही रूल है फ्रैक्चर के, हम उसको ये 2 रूल पढ़ा के ख़त्म कर सकते हैं, पूरी पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं थी ना। ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ताकि उसको पता रहे कि यहाँ जो फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व की इंजरी होगी, अगर नर्व की इंजरी हो गई तो होगा क्या, अगर आर्टरी की इंजरी हो गई तो होगा क्या। तो वो स्टूडेंट को आज ज़रूरत है इस बात को जानने की। जैसे उसको मान लिया पढ़ा रहे, उसको आज कॉमन है प्राइवेट में इंजेक्शन यहाँ लगाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ अगर स्टूडेंट इंजेक्शन लगाने में गलती हो गई तुमसे, पेशेंट का क्या हो, या उसका हाथ पैरालाइज हो जाएगा आपकी गलती से। तो वो ज़रूरी हम पढ़ा रहे हैं वो उसका आउटकम आना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया कि साहब यहाँ नर्व सप्लाई होती है, ये एक बोन होता है, इसके रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट क्या है इसके पढ़ने का, ताकि वो कल प्रैक्टिस में जाए तो उसे पता होना चाहिए कि यहाँ फ्रैक्चर होने से ये नुक्स उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर फ़ौरन उसको रिहेबिलिट नहीं किया गया। नर्व की इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा, आर्टरी की इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा, या इंजेक्शन लगाने में गलती हो गई तो क्या होगा। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये बहुत अच्छा जो नया सिलेबस आया है कि आउटकम बेस्ड, कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नेट रिजल्ट। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना, हम पूछते हैं इसका मकसद क्या है। आज तो बच्चे अपने माँ बाप से ही पूछते हैं कि मम्मी कहते तो करने के लिए क्यों कह रहे हो। तो अगर बच्चे अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं तो टीचर से भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे टॉपिक पढ़ा रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है मुझे पढ़ने से। तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और इसका हम फेवर करते हैं, दिल खुशी, मतलब दिल से इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि बहुत अच्छी है। और इस सिलेबस में और ज़्यादा होनी चाहिए, सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो स्टूडेंट की ज़रूरत की है, बिला ज़रूरत की चीज़ें निकाल देनी चाहिए। हम सर बिल्कुल इख्तितामी हिस्से में है, वक्त है तेज़ी से गुजर रहा है, वो उसका काम ही यही है। आखिरी सवाल सर, उर्दू, तिब्बी यूनानी और जदीद साइंस, जी। उर्दू, तिब्बी यूनानी और जदीद साइंस, ये तीनों कैसे हम आहंग हो सकते हैं? असल में उर्दू और तिब्ब यूनानी और जदीद साइंस की बात जहाँ तक है, तो ये जो उर्दू का मामला है कि इसका दायरा कहाँ तक है, मतलब साइंस तक है या नहीं है। एक सवाल होता है लोगों को कि सिर्फ शेर व शायरी तक उर्दू है या फिर साइंस की ज़बान भी है ये। तो ऐसा नहीं है। हैदराबाद में गालिबन वो कौन सा कॉलेज है, निज़ाम या उस्मानिया, सॉरी हाँ, उस्मानियत का, हाँ, ये सब उर्दू में रहे हैं। MBBS की तालीम उर्दू में होती थी। तो ऐसा नहीं है, इदारा महदूद है। और जदीद साइंस को जो है हम आगे नहीं कर सके, पूरी तरह से पूरी ताकत है इसमें। और बस इसको हमें ये है कि अस्तर-ए-नौ जो है यानी मुताले के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग भी यानी जहाँ जिम्मेदारी फ़ायज़ हैं जी जी, तो वो निभाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सर। सर,
वधू सर, लास्ट आखिरी सवाल आपसे। सर, आप नौजवान तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस सिनारियो में, NAP 2020 के बाद? उनको किस तरह पढ़ना चाहिए? नया सिलेबस आ गया है, आउटकम बेस्ड है, हर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एप्लीकेशंस हैं, तो आप उनको क्या लेसन देना चाहेंगे कि आप किस तरह पढ़ें ताकि उनको फ्यूचर में कुछ फ़ायदा हो सके? मैं ख़ास तौर से यूनानी तिब के तलबा को, आप भी जानते हैं मुझे, मैंने हमेशा एक ही पैगाम दिया है, चाहे वो तिब का तालिब इल्म हो या कोई भी तालिब इल्म हो, हमेशा एक ही पैगाम दिया है कि पढ़ो 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 और बहुत ज़्यादा पढ़ो जी। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब समझ में नहीं आएगी, जब उसमें से कोई चीज़ तुम निकाल ही नहीं पाओगे कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो किससे पूछोगे, कहाँ जाके पूछोगे? तो मेरा तलबा को यही पैगाम है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, और जो नया सिलेबस आया हुआ है निसाब तालीम, जदीद कौमी तालीमी पॉलिसी, वो पुराने से बिल्कुल ही अलग है। वो उसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़ ली और इम्तिहान दे दिया और पास हो गए और वाइवा हो गया और उसमें भी नंबर मिल गए और आपको मार्कशीट मिल गई, फिर बाद में एक सनद मिल गई। अब उतने से आपका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आपको पहले के मुकाबले में मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। यही मेरा पैगाम है। शुक्रिया सर। शब्बीर सर ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इस पढ़ने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स को किताबों से रिश्ता बनाना होगा। किताबों से होती है तकदीर रोशन। NCPUL के ये इस सिलसिले में सर, ये इदारे जैसे NCPUL है, दूसरे जो इदारे हैं जो पब्लिकेशन का काम करते हैं, उनकी क्या अहमियत होती है इस ताल्लुक़ से? बच्चा पढ़ेगा, उसके लिए किताबें चाहिए। NCPUL ने बहुत खिदमात की है यूनानी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन फ्यूचर हमें कुछ आपने बताया जैसे कि रिवीजन की ज़रूरत है, तो इस ताल्लुक़ से सर थोड़ी सी रोशनी। NCPUL ने जितनी भी हमारी किताबें हैं, बल्कि भी मैं देख रहा था बहुत सारी किताबें लगी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर लगी हैं। इतनी किताबें NCPUL ने छाप रखी हैं कि मेरे ख्याल से अगर उसका मुआवजा किया जाए तो CCR में भी उतनी ट्रांसलेशन नहीं की है। तो बहाल उनके खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज ज़रूरत है उन किताबों को रिवाइज़ करने की। दूसरा क्या है कि स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि जैसे NCPUL बहुत सारे प्रोग्राम कराता है, स्टूडेंट को उर्दू में कंपटीशन कराएं तिब के किसी एक टॉपिक पे। उनको जब इस तरह से कंपटीशन कराएंगे, उनको इनामात देंगे, तो उनका दिलचस्पी बढ़ेगी और NCPUL की बारे में बढ़ेगी, उर्दू से भी बढ़ेगी। और इस तरह से जब उनकी बढ़ेगी तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमसे अच्छा उस पर काम कर सकें यूनानी पे। उससे यूनानी को भी फ़ायदा होगा और NCPUL के ज़रिए हमारे यूनानी का फ़रोग भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि NCPUL तो हायर एजुकेशन के पे ही काम करने के लिए है। तो यूनानी में बहरहाल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर NCPUL उसमें स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। जैसे आजकल जो कौमी पॉलिसी की हर चीज़ में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वहीं जहाँ असातिज़ा किताबें लिखते हैं तो असातिज़ा एक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो उसको, या स्टूडेंट जो फिर कल पढ़ेंगे, जब अगर उनको इससे जोड़ा जाएगा तो पढ़ेंगे, तो किताबों पढ़ेंगे तो NCPUL को खुद ही बताएंगे कि इस टीचर की इस किताब में कमी है, दूर होनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई रूल प्ले कर सकता है इसमें, ये क्या नाम है, उर्दू से जोड़ने या कह लीजिए उर्दू को तिब से जोड़ने में, या तलबा को जोड़ने में जो परेशानी आ रही है, तो इसमें सबसे अच्छा रूल अगर कोई प्ले कर सकता है तो NCPUL कर सकते हैं, CCR वाले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम की इख्तिताम का ऐलान करते हैं। मैं मुख्तसरन 1 मिनट में शादाब भाई प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर सैयद अहमद सर, वदूद सर। हमारे आज मुझे ये मेरे लिए खुशगवार लम्हा है कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। कभी आप मेरे उस्ताद हुआ करते थे, वो मैं बहुत दूर से गुजर जाता था। शब्बीर सर, आज की इस तफसीली गुफ्तगू का जो कंक्लूजन निकलता है, मैं वो बात बता देता हूँ कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं, ये एक इल्मी रिवायत है, ये एक तहज़ीबी शनाख्त है और तिब्बी यूनानी की फ़िक्री वजूद का बुनियादी सुतून है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 उर्दू और मादरी ज़बानों को वो मकाम देना चाहती है जिसकी वो हकदार हैं, मगर उसके लिए महज पॉलिसी काफ़ी नहीं है, बल्कि अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। हमें ये भी समझ में आया कि उर्दू में तहक़ीक़ मुमकिन है, उर्दू में साइंसी तहरीर आलमी सतह पर काबिल कबूल हो सकती है, उर्दू में डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए जा सकते हैं जैसा सर ने कहा, और उर्दू मीडियम तलबा के लिए रोज़गार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। हम NCISM को ये बता सकते हैं कि उर्दू अगर हमारे यहाँ मजबून है तो उसका टीचर आप अपॉइंट करो। लेकिन इस सब के लिए एक ख़ास बात ज़रूरी है कि असातिज़ा की तरबियत।
और मियारी किताबों की तैयारी, तहकीकी जर्नल्स की इशाअत और इदारा जाती ताउन इंतहाई ज़रूरी है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, अगर हमने उर्दू, तिब्बी, यूनानी और जदीद साइंस को एक दूसरे के मुखालिफ बनाने के बजाय एक दूसरे का मुआविन बना लिया, तो हमें एक ऐसा तालीमी मॉडल तश्कील दे सकते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। हमें ज़रूरत नहीं है इन झगड़ों में पड़ने की, हमें एक मॉडल बनाना है जिससे हमारे तलबा को फ़ायदा पहुँचे, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। आखिर में मैं मुंतज़मीन NCPUL और आप लोगों का एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ इस फ़िक्री नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।